फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ज्योग्राफी क्लासेस में। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर पर्यावरण भूगोल की अगले टॉपिक पर्यावरण की परिभाषा, विशेषताएं, प्रकार, संरचना और संगठक के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, पर्यावरण की कार्यप्रणाली प्राकृतिक संसाधनों से संचालित होती है। पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों से संचालित होता है तथा पर्यावरण के तत्वों में एक पार्थिव एकता पाई जाती है, एक यूनिटी पाई जाती है। पर्यावरण हमारी पृथ्वी पर जीवन का आधार है, जो न केवल मानव अपितु विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के उद्भव, विकास और अस्तित्व का आधार है। पर्यावरण है, इसी के कारण हम सब हैं। पर्यावरण हमें वे सभी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने में सहायता देता है जिसके लिए जो जीवन के लिए आवश्यक है। सभ्यता का विकास से लेकर आज के युग तक मानव ने जो भी प्रगति की है, उन सब में पर्यावरण की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मनुष्य पर्यावरण के बिना कुछ भी नहीं है। उसे जो भी प्राप्त होता है वह सभी पर्यावरण से प्राप्त होता है। अब बात करें हम पर्यावरण से तात्पर्य की, तो जीवधारियों और वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है वह पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के एनवायरन से हुई है, जिसका अर्थ होता है आवृत या घिरा हुआ, जो चारों ओर से घिरा हुआ हो। पर्यावरण के जैविक यानी जीव जंतु तथा अजैविक अबायोटिक अवयवों के सम्मिश्रण है, जो जीवों को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में काम करते हैं, जबकि दूसरे कारक नियंत्रक के रूप में काम करते हैं। कुछ विद्वानों ने पर्यावरण को मिल्यू से भी संबोधित किया है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर के वातावरण का समूह। चारों ओर से घिरा हुआ जो भी है, हमारे चारों ओर जो भी व्याप्त है, उसका समूह पर्यावरण कहलाया। पर्यावरण को विभिन्न विषयों में इकोस्फीयर, प्राकृतिक वास यानी हैबिटेट, जीवमंडल यानी जियोस्फीयर जैसी शब्दावलियों से भी जाना जाता है। साधारण अर्थों में अगर हम बात करें तो पर्यावरण उन परिस्थितियों तथा भौतिक दशाओं को प्रदर्शित करता है जो किसी एकल जीव या जीव समूह को चारों ओर से आवृत करती है तथा उसे प्रभावित करती है। यानी हम अगर इसे स्पष्ट करें तो पर्यावरण वह दशा है जो किसी एकल जीव या जीवों के समूह को चारों ओर से आवृत किए हुए है और उसकी प्रगति और विकास के लिए विभिन्न तत्व और सहायता प्रदान कर रहा है। पर्यावरण की मुख्य विशेषताएं। पर्यावरण जैविक और अजैविक तत्वों के योग को कहते हैं। जैविक विविधता, प्राकृतिक वास तथा ऊर्जा किसी पर्यावरण के मुख्य तत्व होते हैं। पर्यावरण में समय तथा स्थान के साथ परिवर्तन होता रहता है। पर्यावरण अजैविक और जैविक पदार्थों के कार्यात्मक संबंध पर आधारित होता है। पर्यावरण की कार्यात्मकता यानी फंक्शनिंग ऊर्जा संचार पर निर्भर करती है। यानी ऊर्जा है तो पर्यावरण की कार्यात्मकता यानी फंक्शनिंग टाइम टू टाइम होती रहेगी। पर्यावरण अपने जैविक पदार्थों यानी ऑर्गेनिक मैटर का उत्पादन करता है, जो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। पर्यावरण सामान्यतः पारिस्थितिकी
का संतुलन स्थापित करने की ओर अग्रसर रहता है। संतुलन होता नहीं है लेकिन उसको स्थापित करने के लिए अग्रसर रहता है। पर्यावरण एक बंद तंत्र है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र स्वतः नियंत्रक क्रियाविधि, जिसे कि होम्योस्टैटिक क्रियाविधि कहते हैं, के द्वारा नियंत्रित होता है। यहाँ पर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, होम्योस्टैटिक क्रियाविधि। पर्यावरण तंत्र जो है वो एक बंद तंत्र है। किस प्रकार का है? बंद तंत्र। इसके अंतर्गत जो भी क्रियाविधि होती है, नियंत्रक जो क्रियाविधि होती है, उसे होम्योस्टैटिक क्रियाविधि कहते हैं। पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण एक जैविक और भौतिक संकल्पना है, इसलिए इसके अंतर्गत केवल प्राकृतिक वातावरण को ही नहीं करते सम्मिलित, बल्कि मानव जनित पर्यावरण जैसे सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण को भी शामिल किया जाता है। सामान्यतः पर्यावरण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक पर्यावरण, नेचुरल एनवायरनमेंट। इसके अंतर्गत वे सभी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जैविक और अजैविक तत्व शामिल हैं जो कि पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। इसी आधार पर प्राकृतिक पर्यावरण जो जैविक एवं अजैविक भागों में बांटा जाता है। जैविक तत्वों में सूक्ष्म जीव, पौधे और जंतु शामिल होते हैं, जबकि अजैविक तत्वों के अंतर्गत ऊर्जा उत्सर्जन, तापमान, ऊष्मा प्रवाह, जल, वायुमंडलीय गैसें, वायु, अग्नि, गुरुत्वाकर्षण, उच्चावच एवं मृदा शामिल है। अब बात करें मानव निर्मित पर्यावरण की, तो मानव निर्मित पर्यावरण यानी मैन मेड एनवायरनमेंट के अंतर्गत वे सभी स्थान सम्मिलित हैं जो मानव ने कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल रूप से निर्मित किए हैं, जो मानव के द्वारा निर्मित है, जिसमें प्रकृति का रोल नहीं है, जैसे कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, वायुपतन, अंतरिक्ष स्टेशन आदि मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण हैं। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास के कारण मानव निर्मित पर्यावरण का क्षेत्र एवं प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तीसरा है सामाजिक पर्यावरण, सोशल एनवायरनमेंट। इसमें सांस्कृतिक मूल्य और मान्यताओं को सम्मिलित किया जाता है। पृथ्वी पर भाषाई, धार्मिक, रीति रिवाजों, जीवन शैली आदि के आधार पर सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक संस्थाएं या संगठन सामाजिक पर्यावरण का हिस्सा होने के साथ साथ यह निर्धारित करते हैं कि पर्यावरणीय संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए और किन लाभों के लिए किया जाए। तो ये सभी सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने पर्यावरण के 3 प्रकार पढ़े। पहला प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण और तीसरा है सामाजिक पर्यावरण। अब बात करते हैं पर्यावरण की संरचना की। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पर्यावरण की संरचना का निर्माण निम्नलिखित 4 वर्गों से मिलकर होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। हम सबसे पहले बात करेंगे स्थलमंडल की। स्थलमंडल का लगभग 29% भाग जो है स्थलमंडल है, यानी लिथोस्फीयर है, जो कि अधिकांशतः जीव जंतुओं, पेड़ पौधों का सार है। इसमें पठार, मृदा, खनिज, पहाड़, चट्टानें आदि शामिल हैं। जीवों को स्थलमंडल 2 प्रकार से सहायता करता है। एक तरफ से वो जीवों को आवास उपलब्ध कराता है, रहने की जगह देता है, और दूसरी तरफ से उसे जीव चाहे स्थलीय हो, जलीय हो, उनके लिए खनिज और खाद्य स्रोत उपलब्ध करवाता है।
इसके दो भाग हैं, शैल एवं मृदा। शैल स्थल मंडल का संगठित एवं प्राय कठोर भाग है। मृदा का निर्माण तब होता है जब शैलों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपक्षयन या अपरदन होता है। मृदा का निर्माण मूल शैल, जलवायु, जीवों, समय तथा स्थलाकृतियों के मध्य पारस्परिक क्रियाओं से होता है। जलमंडल। जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह पृथ्वी पर स्थलीय और जलीय जीवन को संभव बनाने वाला प्रमुख कारण है। जलमंडल के अंतर्गत धरातलीय एवं भूमिगत जल को सम्मिलित किया जाता है। पृथ्वी पर स्थित अनेक रूपों में जल पाया जाता है, जैसे महासागर, झीलें, बांध, नदियाँ, हिमनद, स्थल के नीचे भूमिगत जल आदि। जल जीव को अपनी विभिन्न उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म की प्रक्रियाओं के लिए प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक जल ही है। स्थल मंडल पर अधिकांशतः जल जो है वो लवणीय है यानी खारा जल है, जो कि सागरों और महासागरों में पाया जाता है और मानव के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी नहीं है, जिसे मानव उपयोग में नहीं ला सकता। आप सभी को जैसे पता है कि महासागरों में खारा जल पाया जाता है, जिसे मानव प्रयोग में नहीं लेते हैं। अलवणीय जल या स्वच्छ जल का संग्रहण मुख्यतः नदियाँ, हिम नदियों व भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी पर उपयोग हेतु उपलब्ध अलवण जल की कुल मात्रा 1% से भी कम है। अब बात करते हैं वायुमंडल की यानी एटमॉस्फेयर की। जीवन के लिए यह एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके बिना जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और इन सभी का वायुमंडल में जो मिश्रण पाया जाता है वो अलग है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर सारणी, इसमें नाइट्रोजन गैस जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है 78.8%। उसके बाद है ऑक्सीजन 20.95%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनॉन, हाइड्रोजन। इस प्रकार से वायुमंडल जो है वो विभिन्न प्रकार की गैसों का एक समूह है, एक मिश्रण है, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। वायुमंडल भी विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है क्षोभमंडल, जिसे हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, जो कि ध्रुवों पर नीचे पाई जाती है, यानी धरातल से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जबकि विषुवत रेखा पर ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इस मंडल में तापमान गिरने की दर, यानी जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है, तो ये दर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस होती है, यानी 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, तथा किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 सेल्सियस की कमी आती है। क्षोभमंडल में वायुमंडल की कुल राशि का 90% भाग पाया जाता है। 90% भाग जो है वो क्षोभमंडल में पाया जाता है। आंधी, बादल, वर्षा आदि जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती है वो इसी मंडल में होती है। धरातलीय जीवों का संबंध भी इसी मंडल से है। इसी के अंतर्गत भारी गैसें, जल वाष्प, धूलिकण का अधिकतम भाग रहता है।
इस मंडल की ऊंचाई सर्दियों की अपेक्षा गर्मी में अधिक होती है। इस मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोपॉज कहते हैं, जो कि क्षोभ मंडल और संताप मंडल की सीमा निर्धारित करती है। उसे कहा जाता है ट्रोपोपॉज यानी क्षोभ सीमा। अब बात करें संताप मंडल की। क्षोभ मंडल के ऊपर संताप मंडल पाया जाता है यानी स्ट्रेटोस्फीयर। वायुमंडल में क्षोभ मंडल के ऊपर पाया जाता है संताप मंडल। इसकी ऊंचाई जो है वो विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, इसलिए इसे ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं। इसके बाद आता है मध्यमंडल। मध्यमंडल यानी मेसोस्फीयर। इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक होती है तथा यहाँ पर तापमान में एकाएक गिरावट आती है। वैसे तो तापमान बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एकाएक तापमान में गिरावट आती है। मध्यमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में ह्रास होता जाता है। इसकी ऊपरी सीमा -90 डिग्री सेल्सियस द्वारा निर्धारित होती है, जिसको मेसोपोज कहा जाता है। तापमंडल। मध्यमंडल यानी 80 किलोमीटर के ऊपर वाला जो वायुमंडलीय भाग है अनिश्चित ऊंचाई तक, यह थर्मोस्फीयर यानी तापमंडल कहलाता है। इसमें ऊंचाई के साथ साथ तेजी से तापमान में बढ़ोतरी होती है। इस मंडल का तापमान अत्यधिक होने के बावजूद गर्मी महसूस नहीं होती, क्योंकि इस ऊंचाई पर गैसें अत्यधिक विरल पाई जाती है और बहुत ही ऊष्मा जो है वो बहुत ही कम रख पाती है। तापमंडल के दो भाग हैं। एक है आयन मंडल। मध्यमंडल के ऊपर 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर का विस्तार है। इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता है। इसी भाग में विस्मयकारी विद्युतीय व चुंबकीय घटनाएं घटित होती है तथा ब्रह्मांड किरणों यानी कॉस्मिक रेज का परिलक्षण होता है। रेडियो तरंगे इसी मंडल से परावर्तित होकर संचार को संभव बनाती है। यदि यह मंडल ना हो तो रेडियो तरंगे भूतल पे न आकर आकाश में असीमित ऊंचाई तक चली जाती। आयन मंडल तापमंडल का सबसे निचला भाग है। बाह्य मंडल एक्सोस्फीयर। इसका विस्तार 640 किलोमीटर से ऊपर होता है। इस मंडल के बाद वायुमंडल अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। अब बात करते हैं जैवमंडल की यानी बायोस्फीयर की। पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ जीवन संभव है उसे जैवमंडल कहा जाता है। इसके अंतर्गत निचला वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल, जहाँ जीवित जीव पाए जाते हैं, उसे शामिल किया जाता है। अर्थात जैवमंडल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल आपस में मिलते हैं, यानी इन तीनों के सहयोग से जहाँ जीवों की उत्पत्ति होती है उसे जैवमंडल कहा जाता है। जैवमंडल में समुद्र तल से 200 मीटर नीचे तक तथा 6000 मीटर की ऊंचाई तक जीवन संभव है। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों तथा ऊंचे पर्वतों एवं गहरे महासागरों में पाई जाने वाली विषम जलवायु को संभव नहीं होने देती। अतः इन क्षेत्रों में जैवमंडल अनुपस्थित होता है। जैवमंडल में सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जीवन को संभव बनाती है, जबकि जीवों की पोषक तत्वों की आपूर्ति वायु, जल और मृदा से होती है। जैवमंडल में जीवों का वितरण समान नहीं है, क्योंकि जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं यानी ध्रुवीय क्षेत्रों में जाते हैं तो कुछ ही जीव पाए जाते हैं, जबकि विषुवतीय जो वर्षा वन है वहाँ पर अत्यधिक जीव प्रजातियाँ पाई जाती है। अब बात करें मानव पर्यावरण की। मानव और पर्यावरण।
भूगोल में मानव और पर्यावरण के मध्य का जो पारस्परिक संबंध है वो पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत शामिल किया गया है। अमेरिका के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता एलन सी सैम्पुल के अनुसार मानव अपने पर्यावरण की ही उत्पत्ति है। मैन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ एंड हिज एनवायरनमेंट। यानी उनके अनुसार मानव किसकी उपज है? प्रकृति की उपज है। मानव को पैदा करने वाली प्रकृति है। भूगोलविदों द्वारा मानव और पर्यावरण के संबंधों में कई विचारधाराओं अवधारणाओं का प्रतिपादन किया गया है, जो कि इस प्रकार से हैं। पहली है निश्चयवादी या नियतिवादी संकल्पना, डिटर्मिनिज्म। 1859 ईस्वी में प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने मानव अपने पर्यावरण में संघर्ष करके वर्तमान स्वरूप में पहुंचा है, ये परिभाषा दी। भूगोल में डार्विन के संघर्ष सिद्धांत का सर्वप्रथम एफ रेडजेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी में किया था। रेडजेल महोदय ने मानव और पर्यावरण के संबंध में निश्चयवादी विचारधारा को जन्म दिया। डिटेल में बात करें स्टूडेंट, तो निश्चयवादी जो संकल्पना है, जो अवधारणा है, वो ये कहती है कि मानव है जो है वो प्रकृति की उपज है, प्रकृति ने उसे बनाया है और प्रकृति सर्वोपरि है, मानव उसके आगे एक तुच्छ जीव है। यानी निश्चयवादी विचारधारा जो है वो प्रकृति को ऊपर रखती है, प्रकृति को स्वामी का दर्जा दे रही है, जबकि मनुष्य को एक दास का दर्जा दे रही है। यानी प्रकृति सर्वोपरि है और मनुष्य उसके आगे कुछ भी नहीं है। इसके बाद आई जो ये निश्चयवादी जो विचारधारा थी वो थी जर्मनी विचारधारा। इसके बाद संभववाद दूसरी विचारधारा आती है, पॉसिबिलिज्म। भूगोलविद मानते हैं इसमें कि मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन करने में सक्षम है। यानी उसको जैसी अपनी आवश्यकता है, जैसी उसकी नीड है, वो क्या करेगा, पर्यावरण में अपने उसके अनुसार चेंजेस कर लेगा। तो जो संभववादी विचारक हैं वो क्या बोलते हैं कि वो मानव को अधिक महत्व देते हैं। इस विचारधारा के जो प्रवर्तक थे वो थे विडाल डी ला ब्लाश, जो कि फ्रांसीसी विद्वान थे, और जो निश्चयवादी विचारधारा थी उसके प्रतिपादक थे फ्रेडरिक रेडजेल। ये थे जर्मनी विचारधारक, और जो संभववाद की विचारधारा थी इसके प्रवर्तक थे विडाल डी ला ब्लाश। इसके बाद आती है नव निश्चयवाद। वर्तमान में इन दोनों विचारधाराओं से अलग लेकिन सम्मिलित रूप में नव निश्चयवाद यानी न्यू डिटर्मिनिज्म विचारधारा को अधिक महत्व दिया जा रहा है, जो मानव और पर्यावरण के मध्य संतुलन का महत्व देकर सतत विकास को आधार तैयार कर रही है। नव निश्चयवाद को रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है। रुको और जाओ नियतिवाद। इस विचारधारा के जो जनक हैं वो है ग्रिफिथ टेलर, जो कि अमेरिकी विद्वान थे। अब बात करते हैं पर्यावरण पर मानव के प्रभाव की। पर्यावरण पर मानव के प्रभाव को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है प्रत्यक्ष प्रभाव, दूसरा है अप्रत्यक्ष प्रभाव। पहले बात करते हैं प्रत्यक्ष प्रभाव की, ये किस प्रकार से पर्यावरण का प्रभाव जो है मनुष्य पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। प्रत्यक्ष प्रभाव के अंदर सुनियोजित और संकल्पित प्रकार के प्रभाव सम्मिलित होते हैं, क्योंकि मनुष्य किए जाने वाले कार्यों के परिणामों से अवगत रहता है। उदाहरण के लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन, नाभिकीय कार्यक्रम, मौसम रूपांतरण कार्यक्रम, निर्माण, उत्खनन आदि।
प्रत्यक्ष प्रभाव अल्पकाल में परिलक्षित हो जाते हैं, यानी थोड़े ही समय में वो दिखाई देने लगते हैं तथा दीर्घ काल तक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और ये परिवर्तनीय यानी रिवर्सेबल होते हैं। फिर है अप्रत्यक्ष प्रभाव। इसके अंतर्गत वे प्रभाव आते हैं जो पहले से सोचे और नियोजित नहीं होते, यानी जिसे हम प्लान नहीं किया है हमने। उदाहरण के लिए औद्योगिक विकास हेतु किए जाने वाले कार्यों के प्रभाव शीघ्र परिलक्षित नहीं होते हैं। इनमें से अधिकांश प्रदूषण तथा पर्यावरण अवनयन यानी एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन से संबंधित होते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र में ऐसे परिवर्तन लाते हैं जो मानव के लिए घातक होते हैं। जो प्रत्यक्ष प्रभाव है वो तो मानव के लिए सतत यानी मतलब अच्छे प्रभाव लाते हैं, जबकि जो अप्रत्यक्ष प्रभाव है वो मानव के लिए घातक सिद्ध होते हैं। अब बात करते हैं पर्यावरण के संगठकों की। पर्यावरण है जो किसी एक चीज़ से लेकर नहीं बना है। ये क्या है? अनेक तत्वों का एक समूह है, कई चीज़ें इसके अंदर शामिल है और प्रत्येक तत्व जो है उसका अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है। प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व ही पारिस्थितिकी के तत्व भी है, क्योंकि पारिस्थितिकी का मूल घटक क्या है? पर्यावरण ही है। तो सामान्य स्तर पर पर्यावरण के तत्वों को जैविक और अजैविक दो समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक। आइए पहले बात करते हैं जैविक घटकों की। पर्यावरण के जैविक घटकों के अंतर्गत पौधों, प्राणियों यानी जीव जंतुओं, परजीवी, सूक्ष्मजीवी और अपघटकों यानी डिकम्पोजर्स को शामिल किया जाता है। पारितंत्र के जैविक घटक अजैविक पृष्ठभूमि में परस्पर क्रिया करते हैं, यानी जैविक और अजैविक घटक क्या करते हैं? आपस में अंतःक्रिया करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं और इनमें प्राथमिक उत्पादक यानी स्वयंपोषी और उपभोक्ता परपोषी सम्मिलित होते हैं। प्राथमिक उत्पादक क्या होते हैं? यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स या फिर स्वयंपोषी यानी ऑटोट्रोफ, जो कि स्वयं को पोषित करते हैं। प्राथमिक उत्पादक जीव जो है वो मूल रूप से हरे पौधे, कुछ खास जीवाणु, शैवाल यानी एल्गी, जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं यानी खुद बना लेते हैं। वे स्वपोषी या प्राथमिक उत्पादक प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं उपभोक्ता की यानी कंज्यूमर्स या फिर परपोषी हेटेरोट्रॉप्स की। उपभोक्ता वे जीव जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, बल्कि अन्य जीवों से अपना भोजन क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। दूसरों से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें कहा जाता है परपोषी यानी हेटेरोट्रॉप्स या फिर उपभोक्ता कंज्यूमर्स। इनको वापस 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और फिर है तृतीयक उपभोक्ता यानी सर्वहारी। प्राथमिक उपभोक्ता जो हैं वो शाकाहारी होते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं इनको। द्वितीयक उपभोक्ता है ये मांसाहारी होते हैं, कार्निवोरस। तृतीयक उपभोक्ता सर्वहारी, ओमनिवोरस, यानी वो सभी प्रकार के हैं, वो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी में भी होते हैं। तो इसमें क्या है? मूल रूप से मनुष्य आता है, ये शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। फिर बात करते हैं वियोजक यानी अपघटक की, डिकम्पोजर्स की। वियोजक जो हैं ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या करते हैं? मृत पौधों या जीव जंतुओं या खाद्य पदार्थ जो जैविक पदार्थ हैं उनको वियोजित करना यानी सड़ाने और गलाने का काम करते हैं। इस क्रिया के दौरान क्या होता है? ये अपना भोजन भी निर्मित करते हैं और जो जटिल जो कार्बनिक तत्व होते हैं, जो जैविक पदार्थ होते हैं उनको एक दूसरे से अलग कर उन्हें सामान्य बना देते हैं, जिनका स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक जो है वो
पुनः अपने खाद्य पदार्थों के निर्माण में उपयोग करते हैं। इनमें से जो अधिकांश जीव सूक्ष्म बैक्टीरिया और कवक यानी फंगाई के रूप में जो है वो मिट्टी में रहते हैं। अब बात करते हैं अजैविक घटकों की। पर्यावरण के अजैविक घटकों में प्रकाश, वर्षण, तापमान, आर्द्रता, जल, आकाश, अक्षांश, ऊंचाई, उच्चावच, ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं। अब इनकी एक एक बात करें तो प्रकाश जो है, पहले हरे पौधों को अपने भोजन निर्माण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। यानी आप सभी को पता है कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो क्या है, हरे पौधों के लिए क्या होता है, जो प्रकाश जो है वो आवश्यक है, जिसके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और उसके द्वारा वो भोजन प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से क्या है, हरे पौधों से जो निर्मित भोज्य पदार्थ है उसी पर निर्भर है। सभी जीवों के लिए सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है यानी सौर ऊर्जा जो है वो ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। अब बात करते हैं वर्षण की यानी प्रिसिपिटेशन की। कोहरा, वर्षा, हिमपात और ओलावृष्टि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अजैविक कारक है। जो अधिकांश जीव है वो सीधे या परोक्ष रूप से यानी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी न किसी प्रकार से वर्षण पर निर्भर करती है, जो अधोभूमि से प्राप्त होता है। वर्षण की मात्रा अलग अलग होती है, जो इस प्रकार निर्भर करती है कि आप पृथ्वी पर कहाँ हैं, किस प्रकार से हैं। तापमान, यह पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक है जो जीवों की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल को वृहद रूप से प्रभावित करता है। जीव अपनी वृद्धि हेतु एक निश्चित सीमा तक के तापमान को ही बर्दाश्त कर सकते हैं। अब इससे अगर ज़्यादा तापमान हुआ तो भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और इससे अगर उस सीमा से कम तापमान हुआ तो भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो एक उचित मात्रा में, एक निश्चित सीमा में तापमान की उपलब्धता होना आवश्यक है। फिर है आर्द्रता और जल, ह्यूमिडिटी और वाटर। अनेक जो पौधे हैं, प्राणियों हैं, उनमें वायु में नमी होना आवश्यक होता है, जिससे वो क्या करते हैं, सही ढंग से काम कर पाएँ। लेकिन कुछ प्राणी जो होते हैं केवल रात में सक्रिय होते हैं जब आर्द्रता होती है। जलीय आवास पर रसायन तथा गैस की मात्रा में होने वाले जो परिवर्तन हैं या गहराई में अंतर आने पर इसमें प्रभाव पड़ता है। अक्षांश, जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, ध्रुवों की ओर जाते हैं, वैसे वैसे सूर्य का जो कोण है वो क्या होता है, वो छोटा होता जाता है, जिससे औसत जो तापमान है वो कम होता जाता है। आप सभी को पता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा जो है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, इन तीनों रेखाओं के मध्य ही सर्वाधिक सूर्य ताप जो है पृथ्वी पर प्राप्त होता है। इससे अधिक ऊंचाई ऊपर जाने पर, उत्तर या दक्षिण जाने पर जो तापमान में कमी आती जाती है। फिर है ऊंचाई। विभिन्न ऊंचाइयों पर वर्षण तथा तापमान दोनों में भिन्नता पाई जाती है। वर्षण आमतौर पर ऊंचाई के साथ बढ़ता है, लेकिन चरम ऊंचाइयों पर यह भी कम हो जाता है। एक ऊंचाई तक ये भी बढ़ेगी वर्षण की मात्रा, यानी बारिश अधिक होती है, और अत्यधिक जो ऊंचाई होगी वहाँ पर बारिश भी कम हो जाएगी। फिर है उच्चावच। भू आकार या उच्चावच पर्यावरण का एक अति महत्वपूर्ण तत्व है। संपूर्ण पृथ्वी का जो धरातल या उच्चावच है वो विविधता से युक्त है, आप सभी को पता है। तो ये विविधता महाद्वीपीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक देखी जा सकती है। सामान्यतः उच्चावच के 3 स्वरूप हैं, पर्वत, पठार और मैदान। तो यानी जो संपूर्ण पृथ्वी है वो एक ही प्रकार के उच्चावच से नहीं बनी है, बल्कि उसमें कई प्रकार के उच्चावच हैं, पर्वत, पठार, मैदान।
नदी, झील, घाटियाँ, तो कई प्रकार के उच्चावच हमें देखने को मिलते हैं। तो पर्वत और जो मैदान में भी विस्तार है, ऊंचाई, संरचना आदि की जो क्षेत्रीय विविधता होती है और अपर्दन और अपक्षय की क्रियाएं जो है वो अनेक भूस्वरूपों और स्थलाकृतियों का जन्म हो जाता है। जैसे कहीं मरुस्थलीय स्थलाकृति तो कहीं चूना प्रदेश की, और या फिर एक और जो हिमानीकृत है तो दूसरी ओर नदियों की डेल्टाई नदी निर्मित जो है वो डेल्टाई प्रदेश पाए जाते हैं। अब बात करें पर्यावरणीय अध्ययन की, एनवायरमेंट स्टडी की, तो पर्यावरण के अध्ययन को आप सभी को पता है पर्यावरणीय अध्ययन कहा जाता है। पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि, जन स्वास्थ्य आदि की अनेक शाखाओं को शामिल किया गया है। अब इसको पर्यावरण के अध्ययन के कारण क्या है, तो पर्यावरण में जीवन के प्रत्येक स्वरूप की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। अतः पृथ्वी पर मानव जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि जैव विविधता को संरक्षित किया जाए, और इसके लिए पर्यावरण का अध्ययन करना आवश्यक है। यानी हम आज से ही अपनी छोटी पीढ़ी को इसके बारे में ज्ञान देना शुरू करेंगे, आरंभ करेंगे, तो ये आगे चलकर पर्यावरण के बारे में सचेत हो पाएगी। प्रकृति की जो संरचना है वो विशिष्ट है तथा इसकी जो प्रत्येक क्रिया और कार्य का एक निश्चित उद्देश्य होता है। यह कभी प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय जीवन को प्रभावित करती है, और इसमें थोड़ा सा परिवर्तन मानव जीवन पर बड़ा संकट पैदा कर सकता है। तो ऐसे में पर्यावरणीय संरचना का ज्ञान होना क्या है जो आवश्यक है। पर्यावरण का अध्ययन जनसंख्या एवं संसाधनों के मध्य अनुकूलतम संबंधों की स्थापना हेतु आवश्यक है। यानी पर्यावरण क्या है, पर्यावरण का अध्ययन होने पर उसका जो पृथ्वी पर पाई जाने वाली जनसंख्या और उस पर पाए जाने वाले संसाधनों के मध्य अनुकूल संबंध स्थापित, इनके मध्य अनुकूल संबंध तभी स्थापित होंगे जब पर्यावरणीय शिक्षा या पर्यावरणीय अध्ययन होगा। पर्यावरण अध्ययन के द्वारा पर्यावरणीय जागरूकता का प्रसार कर सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और आर्थिक उन्नति को बढ़ाया जा सकता है। अब इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो मानव द्वारा पर्यावरण में हो रही जो तापमान वृद्धि है तथा वायुमंडल में तापमान वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तन, यानी मानव जो क्रियाएं कर रहा है अपने प्रगति के लिए, अपने विकास के लिए, उससे क्या हो रहा है कि वायुमंडल में निरंतर तापमान की वृद्धि हो रही है और जलवायु भी परिवर्तन हो रहा है, जो कि एक विकट समस्या के रूप में हम सभी के सामने आ गया है। तो ये एक मुख्य पर्यावरणीय मुद्दा है जो कि अध्ययन के लिए आवश्यक है। ओजोन परत का ह्रास तथा महासागरों और अन्य स्थानों पर वायु प्रदूषण। ओजोन परत का ह्रास आप सभी को पता है, ओजोन परत जो है वो क्या है, हमारी जीवन रक्षक गैस है। एक पृथ्वी पर एक ये छतरी के रूप में कार्य करती है जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके उनको फिर पृथ्वी पर आने देती है, अवशोषित कर लेती है उनको, और वो पृथ्वी पर नहीं आ पाती। तो इसके लिए ओजोन परत का ह्रास हो रहा है जो कि मानव जीवन या अन्य जीवों के लिए एक खतरा है, और इसके साथ जो है वो अन्य कई स्थानों पे वायु प्रदूषण एक विकट समस्या के रूप में उभरा है, जो कि पर्यावरणीय अध्ययन के द्वारा ही इनके बारे में सचेत हुआ जा सकता है। प्राकृतिक आपदाओं तथा मानव द्वारा जंगलों का विनाश, यानी जंगल जो प्राकृतिक संपदा है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो इस पर्यावरण के अध्ययन द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, इनको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर जैव विविधता का ह्रास किया जा रहा है, संसाधनों का सदुपयोग और उनका संरक्षण करना आवश्यक है।
प्राकृतिक संसाधनों का लेखा जोखा तैयार करना तथा जैविक विविधता का लाभ समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाना, ये सभी क्या है, पर्यावरणीय अध्ययन के विषय क्षेत्र है।